बात करेंगे ओशियानोग्राफी के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कुछ डेफिनेशंस के बारे में जो कि आज यूज होंगी, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप ओशंस, ट्रेंचेस, सी माउंट्स, गायोड्स एक्सेट्रा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज समझने में आसानी हो। सो लेट्स बिगिन विद द बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर which is located between the Africa and Europe in its east side and North America and South America in its west side. It is a 1/6 area of the globe and it is a half of the Pacific Ocean. Pacific Ocean, which is the largest ocean on the earth, and it is this Atlantic Ocean, it is a half of that ocean. It is a S shape. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि it is a wide, it is a narrow here and it is again a wide. So it is a looking like S shape. S shape of Atlantic Ocean indicates that कि किसी जमाने में ये जो अफ्रीकन लैंड मास और यूरोपियन लैंड मास यहाँ से अमेरिकन, दोनों ही अमेरिकन लैंड मासेस क्या थे, एक दूसरे के साथ क्लोज थे, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। बट टेक्टोनिकल एक्टिविटी के कारण ये दोनों के दोनों लैंड मास सरकने शुरू हो गए। ये अफ्रीकन जो प्लेट बाउंड्री थी ये ईस्ट साइड में और अमेरिकन प्लेट बाउंड्री थी ये वेस्ट साइड में। जो अटलांटिक ओशन है इसके एस शेप बनने का कारण है कि यहाँ पर मिड ओशियानिक रीज है जिसमें बहुत सारे वोल्केनोस हैं, मतलब कि बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्टिक लावा निकलता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने की वजह से वो आगे धीरे धीरे इस तरफ ईस्ट के डायरेक्शन में भी सरकना शुरू कर देता है और वेस्ट के डायरेक्शन में भी सरकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में एक अच्छी खासी चौड़ाई बन जाती है। अटलांटिक ओशन विच वाइडन्स towards the south and it reaches to its maximum width near 35 degree south latitude. यहाँ पर जो इसकी width है ये 5920 किलोमीटर है और जैसे जैसे दोबारा ये इक्वेटर पे आता है इसकी जो width है वो नैरो डाउन हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। and it is noticed that it is 2560 किलोमीटर near Liberian coast which is an African continent and the Cape de São Roque in Brazilian coast. इन दोनों के बीच की जो चौड़ाई है वो 2560 किलोमीटर है, मतलब कि यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो कम हो गई है। उसके बाद फिर से इसकी चौड़ाई बढ़नी शुरू होती है और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाकर ये 4800 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद जो ये अटलांटिक ओशन है ये आर्कटिक ओशन के साथ कॉन्टैक्ट करता है थ्रू द डेनमार्क स्ट्रेट जो कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, डेविस स्ट्रेट एंड द नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी इज सिचुएटेड समवेयर हियर। अटलांटिक ओशन इज स्टर्ड बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की जो संख्या है वो पैसिफिक ओशन से या फिर इंडियन ओशन से ज़्यादा है। यहाँ पर जो इसकी जो विड्थ है वो समवेयर 2 से 4 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक भी हो जाती है किसी किसी जगह पे। सबसे ज़्यादा जो इसकी विड्थ है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यूरोप एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अमेरिकन कोस्ट है, जहाँ पर ये कम से कम 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है उसी पे ही कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि ब्रिटिश आइल्स हो गया, यहाँ पर फॉकलैंड है जो कि अगेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बना है। इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज है या फिर यहाँ पर त्रिस्ता दा कुना, ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बने हैं। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पर कुछ मार्जिनल सीज भी बने हैं, मार्जिनल सीज जो कि कॉन्टिनेंट से बिल्कुल लगे हुए होते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरेबियन सी हियर एज वेल एज द नॉर्थ सी विच इज समवेयर हियर and the Hudson Bay and the Baffin Bay, these all are situated on the continental shelves. इसके अलावा यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है एंड द कैरेबियन सी, these
two seas are enclosed as well as located on the continental shelves. अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच ग्रीनलैंड से लेकर बोवेट आइलैंड तक एक एस शेप में एक मिड ओशियानिक रिज चलती है, मतलब कि एक ऐसा हिस्सा जहां पर वोल्केनोस स्थित हैं, जो कि एक राइज है, मतलब कि वहां पर एक उभार की तरह है। ये जो मिड ओशियानिक रिज है ये पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन को दो भाग में डिवाइड करती है। सपोज कर लीजिए कि ये इस तरह से बनी हुई है और यहाँ पर ये दो भागों में डिवाइड कर रही है। इसके ईस्ट में कुछ रीजेस हैं, इसके वेस्ट में भी कुछ रीजेस हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक रिज है इसको डॉल्फिन रिज भी बोलते हैं, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा जो साउथ अटलांटिक रिज है इसको चैलेंजर रिज भी बोलते हैं। सिमिलरली वॉलिस रिज is located somewhere near the Tristan da Cunha Island, and Waverley Thompson Ridge, which is situated between the Scotland and the Greenland area. The origin of the Mid-Atlantic Ridge is because of the tectonical activities. मतलब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दो तरह के प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। एक कन्वर्जेंट होती है जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ मूव करती है और उसके बाद कन्वर्ज हो जाती है और फॉल्ट्स क्रिएट करती है। इसके अलावा दूसरी होती है डाइवर्जेंट, जो कि एक दूसरे से दूर मूव करती है और उसके बाद यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट करती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये बाउंड्री, दिस इज अ डाइवर्जेंट इन नेचर, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ये डाइवर्जेंट है इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये डाइवर्स हो रही है तो कोई ना कोई चीज़ बनाएगी, लेकिन अगर ये कन्वर्स हो रही है तो इसके बाद क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे टूट फूट होएगी जिसकी वजह से कुछ एरिया है वो नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो इसकी वजह से ये कन्वर्स तो हो रही है लेकिन इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेम अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर बसाल्टिक नेचर के वोल्केनोस हैं जो कि सॉलिडिफाई होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद दीज आर अपलिफ्टेड टू मेक द मिड ओशियानिक रिज। This mid-Atlantic ridge divides the Atlantic Ocean in two major basins. One is the east side and second one is the west side. जो east में है वो यहाँ पर कैनरी बेसिन है, कैनरी बेसिन यहीं पर है, केप वर्दे बेसिन as well as here is a Labrador North American basin and Spanish basin here. इसके अलावा जो अटलांटिक ओशन में है कुछ डीप भी पाए जाते हैं। डीप्स मतलब कि हमने बात की थी कि जो वेरी डीप एंड द एक्सटेंसिव एरिया, दीज आर कॉल्ड द डीप बीनीथ द बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन। तो इसमें क्या है कि जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पर जो डीप्स की जो संख्या है वो कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू द पैसिफिक ओशन, क्योंकि वहाँ पर मरियाना ट्रेंच भी है जो कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर इसकी संख्या बहुत कम है। कुछ यहाँ पर डीप्स हैं जैसे कि प्यूर्टो यहाँ पर प्यूर्टो डीप है। इसके अलावा एक डीप है जो कि 1600 किलोमीटर है, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से अलग करता है। यहाँ पर क्यूबा है और यहाँ पर यूकैटन पेनिसुला है। इसके बीच में एक डीप पास होता है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को अलग करता है और उसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बॉटम टोपोग्राफी ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पहला ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया या फिर किसी देश के नाम पर रखा गया है। इंडियन ओशन जो है वो अनलाइक द अदर टू ओशन जैसे कि पैसिफिक या फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन चारों तरफ से सराउंडेड है। जो पैसिफिक ओशन है वो भी ईस्ट या वेस्ट से सराउंडेड है, अटलांटिक ओशन भी ईस्ट और वेस्ट साइड से सराउंडेड है और दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में खुला हुआ है। लेकिन जो इंडियन ओशन है ये चारों तरफ से सराउंडेड है। In north region, it is surrounded by the Asia. In eastern region, it is surrounded by the Southeast Asia and the Australia. In western region, it is surrounded by Africa, and in southern region, it is surrounded by the Antarctica. So, unlike the other two oceans, इसमें जो marginal seas है वो बहुत कम है। अभी हमने अटलांटिक ओशन में पढ़ा है कि जिसमें मार्जिनल सी जैसे कि कैरेबियन सी है, नॉर्थ सी है या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लेकिन यहाँ पर जो
मार्जिनल सीज है वो बहुत कम है। कुछ है जैसे कि मोजाम्बिक चैनल हो गया, गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी है, गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी एंड और भी कुछ छोटे छोटे मार्जिनल सीज हैं। इसके अलावा जो इंडियन ओशन है उसमें कुछ बड़े आइलैंड्स हैं और कुछ छोटे आइलैंड्स हैं। बड़े आइलैंड्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया या फिर मेडागास्कर हो गया। और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया या फिर एम्स्टर्डम आइलैंड हो गया, करगुलिन आइलैंड हो गया, हार्ट आइलैंड, शोग आइलैंड, सेंट पॉल आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड। इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के कुछ बेस बने हुए हैं, एयर बेसिस बने हुए हैं। मॉरिशियस, सेशेल आइलैंड एंड इंडिया के दो आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा इंडियन ओशन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है उसमें काफ़ी वेरिएशंस पाई जाती है। जो वेस्टर्न पार्ट में जो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है दे आर वाइड एंड एक्सटेंसिव, जैसे कि अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल। और इसके अलावा मेडागास्कर ये खुद ही एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बना हुआ एक आइलैंड है। लेकिन जो ईस्टर्न साइड में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है दोज आर नॉट एज वाइड एज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन सच एज द जावा एंड द सुमात्रा कोस्ट। इंडियन ओशन हैज मिड ओशियानिक ridges which is also known as mid Indian oceanic ridge. It stretches from the south tip of the Indian peninsula to the north of the Antarctica. It almost stretches from north to south direction. जहाँ जहाँ ये ridges सी लेवल से ऊपर आती है वहाँ वहाँ आइलैंड्स बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही ridges हैं जैसे कि चेगोस रिज, सोकोत्रा चेगोस रिज, सोकोत्रा चेगोस रिज which is also known as चार्ल्सबर्ग रिज। नेक्स्ट वन इज सेंट पॉल रिज, इसका एक सेंट पॉल आइलैंड भी है और इसकी रिज भी है। सेशेल्स माउंटेन रिज एंड द गॉसबर्ग रिज, इंडियन अटलांटिक रिज एंड सम ऑफ द मैनी स्मॉल रिजेस आर ऑल्सो देयर। जो ये मिड इंडियन ओशियानिक रिज है ये इंडियन ओशन को दो भाग में डिवाइड करती है, जो कि ईस्ट और वेस्ट में। बाकी जो दोनों ओशंस है उसके कंपेयर में यहाँ पर जो बेसिन्स है वो बहुत कम है, जैसे कि गल्फ ऑफ ओमान, सोमाली बेसिन, अगुलहास नटाल बेसिन। अगुलहास एक करंट भी है जो कि आगे हम इंडियन ओशन करंट्स में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे इसके बारे में। इसके अलावा एक मैसाक्रिन बेसिन, मैसाक्रिन बेसिन है जो ये मैसाक्रिन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हम जब इंडियन मॉनसून को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि मैसाक्रिन किस तरह से साउथ वेस्ट इंडियन मॉनसून को बुलावा देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन विच इज हैविंग 1/3 एरिया ऑफ द ग्लोब। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉर द 16,000 किलोमीटर्स एंड वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेरिंग स्ट्रेट विच इज हियर। ये वाला जो एरिया है इसको इस तरह से कनेक्ट करके देखना कि फ्रॉम द बेरिंग स्ट्रेट to the Cape Andre in Antarctica. Pacific Ocean is stirred by island arcs and festoon in its west side and it has a less number of islands in its eastern side. इसका रीजन ये है कि पैसिफिक जो प्लेट है, जो ओशियानिक प्लेट है विच इज अ डेंसर, मतलब कि भारी होने की वजह से ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि एशियन प्लेट्स है उसके नीचे की तरफ ये मूव करिए, जिसकी वजह से सारे के सारे आइलैंड इस तरह से वेस्टर्न साइड में मूव कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स की संख्या बाकी दोनों ओशंस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है जो कि कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स का, जैसे कि एल्यूशन आइलैंड हो गया एंड द आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द कोलंबिया इन कनाडा एंड द here it is Chile and Chilean islands. इसके अलावा there are many island arcs and the festoons such as the Japan island and here Indonesia, Philippines and the here somewhere New Zealand के आसपास। इसके अलावा तीसरा जो ग्रुप है दैट इज अ स्कैटर्ड आइलैंड, मतलब कि कुछ छिटपुट कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्कैटर्ड आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 broad category. First category is based on the racial grouping and second one is based on the volcanic origin.
जो पहले वाली जो रेशियल ग्रुपिंग है उसको फिर से फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज अ मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया में जो आइलैंड्स आते हैं दोज आर द सोलोमन्स आइलैंड्स एंड द फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड एक तरह से कोरल आइलैंड भी है। इसके अलावा माइक्रोनेशियन आइलैंड्स है जो कि मार्शल आइलैंड इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हवाईयन आइलैंड है दीज आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। यहाँ पर एक पॉलिनेशियन है जहाँ पर एक सोसाइटी आइलैंड या फिर छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप पाया जाता है। पैसिफिक ओशन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्स है उसमें बहुत वेरिएशंस पाई जाती है। इसके वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्स है दोज आर लेस एक्सटेंसिव। जो वेस्टर्न पार्ट में इसके कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं उस पर बहुत सारे देश बसे हुए हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया या फिर न्यूजीलैंड, और भी जैसे कुरिल आइलैंड है, जापान आइलैंड है, और भी छोटे छोटे आइलैंड कॉन्टिनेंटल शेल्स पर बसे हुए हैं। लेकिन इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्स की जो संख्या है वो ईस्टर्न पार्ट में बहुत कम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो फोल्डेड माउंटेन है वो बहुत ही ज़्यादा कोस्ट के नज़दीक है। कोस्ट के नज़दीक होने पर हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जब माउंटेन्स कोस्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो वहाँ पर स्लोप बहुत स्टीप होगा। अगर स्लोप स्टीप है दैट मीन्स वहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्स है वो वाइड और एक्सटेंसिव नहीं हो सकती हैं। पैसिफिक ओशन में जो डीप्स की संख्या वो भी अधिक है। इसमें से एक जो मरियाना ट्रेंच जो डीप है वो 11,022 मीटर डीप है, और जैसे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है, शायद अब बढ़ के 8,850 मीटर है, उससे भी कहीं ज़्यादा डीप है जो कि पैसिफिक ओशन में है, विच इज कॉल्ड एज द मरियाना ट्रेंच। So in this session we have discussed about different bottom topographies of different oceans such as the Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Indian Ocean. If you have any doubts, so you can leave in comment box. Thank you so much.